नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। डीप टॉक्स मतलब दोस्तों बातें पैसों की, बातें गहराइयों की। दोस्तों बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाऊं जो कि अपने आप में नगीने हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग में कुछ ऐसा फोड़ा है कि उनको मैं बुलाने के लिए यहाँ मजबूर हो गया हूँ। किसी के पास स्ट्रेटेजी होती है, किसी के पास तजुर्बा होता है, किसी के पास कुछ और कारीगरी होती है और किसी के पास अपना एक सेटअप होता है। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के पास सेटअप इतने सारे हों कि जो आपकी साइकोलॉजी को सूट करे आप वो करिए। दोस्तों आज जो हमारे बीच में मेहमान हैं, जब ये कुल 21 साल के थे तब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज 26 साल के हो गए हैं, फुल टाइम ट्रेडर भी हैं, साथ में एक इंस्टाग्राम पे क्रिएटर भी हैं। आप लोगों ने इनके पेज को भी देखा होगा। बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, कई दफ़ा ट्रेडिंग की और कई दफ़ा ये भी बता रहे होते हैं कि रॉयल्स रॉय में कितने चक्के होते हैं और उसका कलर कैसा होता है, बाली में क्या होता है, ईरान में क्या होता है, सबके बारे में जानकारी देते रहते हैं। आइए दोस्तों स्वागत करते हैं कबीर मेहरोत्रा जी का। अब ये हिंदुस्तान में है लेकिन अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने यूएसए में भी काटा है। बहुत ज़्यादा वाइडली ट्रैवल हैं और दोस्तों सबसे बड़ी बात है तजुर्बा इनका। खुद 26 साल के हैं लेकिन 50 साल से कम नहीं है। बहुत कुछ सीखने और समझने को है आज इनके पास। स्वागत करते हैं कबीर मेहरोत्रा जी का, जो कि एक फुल टाइम ट्रेडर भी हैं और बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी हैं। कभी कभी आपको रॉयल्स रॉय में कितने चक्के होते हैं वो भी बताते हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के आगे फोटो भी खिंचाते हैं। स्वागत करते हैं कबीर मेहरोत्रा जी का। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम। तो कबीर भाई सबसे पहले आप अपनी जर्नी बताओ कि आप कैसे इसमें आ गए, ट्रेडिंग मतलब क्यों? सर ये जब मैं कॉलेज में था तब पता नहीं क्यों ये पैसे से बहुत प्यार था, पैसे को देखना समझना। तब चार्ट्स देखते थे, समझ नहीं आता था ये ऊपर होता है नीचे होता है, कैसे ट्रैवल करता है, क्यों जा रहा है ऊपर, क्यों जा रहा है नीचे, क्यों एकदम से इतना चला गया, अच्छा क्यों ग्रीन कैंडल के बाद लाल बनी, ये यहीं से ही क्यों यू टर्न ले गया। तो इसमें मेरी बहुत रुचि थी, मैं इसको देखता रहता था, समझता रहता था, कोई ना कोई बात करता था तो उससे भी मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता था कि मैं इस चीज़ को सीखूं। धीरे धीरे करके कॉलेज में आने के बाद मुझे ये चीज़ पता लगी कि एक्चुअली ये ट्रेडिंग क्या होती है। लेकिन उसके बाद ये पता चला इसमें इतने पैसे चाहिए। अच्छा पैसे चाहिए, लेकिन फिर मेरे को समझ में आया कि रिस्क क्या है, पोटेंशियल क्या है, ट्रेडिंग से हासिल क्या हो सकता है। तो धीरे धीरे मैंने वहाँ से ट्रेडिंग शुरू करी इंडियन मार्केट्स में। कबीर आप बेसिकली नोएडा से हैं तो आपकी स्कूलिंग वगैरह भी बहुत अच्छी जगह से रही है। तो जनरली क्या होता है, जब तक आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती आप किसी काम को शुरू नहीं कर पाते हो। तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया कि भाई हम लोग क्या करते हैं, हम कोई चीज़ स्टार्ट करने चाहते हैं ना, चलो कल कर लेंगे, अभी सर्कमस्टेंसेस ठीक हुए अभी कर लेंगे। लेकिन ये आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया कि मुझे इसे करना ही करना है और इमीडिएट नोटिस पे करना है? मैम देखिए, मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था पैसे की तरफ, चार्ट्स की तरफ, ये मनी मेकिंग, मनी चार्ट्स, ये मार्केट की तरफ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, रुचि थी मेरी कि वो मुझे खींचती ही ले गई। मैं सिर्फ चार्ट्स को देखता रहता था, मुझे समझ कुछ भी नहीं आता था। कई रात मैंने 50-50, 60-60, 100-100 चार्ट्स देखे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन मैं उन्हें देखता ही जा रहा हूँ। धीरे धीरे करके लाइन खींच के, कभी इंडिकेटर लगा के, कुछ ना कुछ करते मुझे आ ही गया कि एक्चुअली करते कैसे हैं। तो अभी आपकी जर्नी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स? अभी मैम बहुत अच्छी जर्नी है, प्रॉफिटेबल है। लेकिन कोई भी नया हो उसको मैं ये भी बताऊंगा, ये मार्केट शुरू में फीस लेती है, पैसे लेती है, पैसे के साथ आपका मेंटल पीस भी ले लेती है। लेकिन उसके साथ भी आपको, अगर आप टिके रहोगे तो आप कुछ पा जाओगे। कबीर एक चीज मैं नोटिस करता हूँ कि आजकल आइडिया तो सबके पास है। कोई बोलता है कि मुझे अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, कोई बोलता है कंटेंट बनाना है, लेकिन वो हमेशा इस बात पे अटक जाते हैं कि करेंगे, एक दिन करेंगे, चलो आज करेंगे, चलो कल करेंगे, यानी कि वन डे करेंगे। सर देखिए, प्लानिंग तो सब लोग बहुत करते हैं लेकिन सारा गेम ही एग्जीक्यूशन का है। और ऑनेस्टली स्टार्ट करने से पहले ही लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं। और पहले तो जेन्युइन प्रॉब्लम भी थी। वेबसाइट बनाना मतलब कोडिंग, डेवलपर, अलग टूल्स और कॉस्ट, पूरा प्रोसेस ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन अब कभी गेम चेंज हो गया है। आज अगर आपके पास सिर्फ एक आइडिया है ना, तो आप उसको सेम दिन रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। प्लेटफॉर्म जैसे हॉस्टिंगर ने स्टार्टिंग या एग्जीक्यूशन को बहुत ही सिंपल बना दिया है। मैं आपको ना एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कबीर, तुम्हें मान लो अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनानी है जहां पे तुम अपना वर्क, सोशल लिंक्स और मे बी फ्यूचर में कोर्सेज या प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो पहले क्या होता था, डेवलपर ढूंढो, डिजाइन करो, होस्टिंग लगाओ, और इन सब में 2-3 वीक्स तो ऐसे ही निकल जाते थे और इस सब में काफी पैसे लग जाते थे। एग्जैक्टली। पर अब क्या कर सकते हैं, होस्टिंगर पे जाओ,
उनका AI वेबसाइट बिल्डर यूज करो, बस अपना आइडिया टाइप करो कि आपके पास पोर्टफोलियो है, कौन सा पोर्टफोलियो बनाना है, क्या करना है, या कुछ भी एनी आइडिया व्हाट यू हैव, और किस टाइप की वेबसाइट चाहिए आपको, एंड विद इन मिनट्स एक रेडी वेबसाइट स्ट्रक्चर मिल जाता है। उसमें आप अपना कंटेंट डालो, इमेजेस डालो, और डोमेन भी वहीं से ही बाय कर लो, ईमेल भी वहीं से ही सेटअप हो जाती है, और बूम, विद इन मिनट्स तुम्हारी वेबसाइट लाइव। मतलब लिटरली सब एक ही जगह पर हो जाता है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। वेबसाइट, डोमेन, ईमेल, मार्केटिंग टूल्स सब एक ही इकोसिस्टम में है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत इजी है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर तुम टेक पर्सन नहीं भी हो तो भी कर सकते हो। और उनके AI टूल्स जो है ना वो इतने पावरफुल हैं कि वेबसाइट बनाना ही नहीं, वो ऑप्टिमाइज भी करते हैं, अपडेट्स भी हैंडल करते हैं, मतलब कि बैकएंड का भी कोई टेंशन नहीं। अब सर इसमें कॉस्ट का क्या सीन है? और सबसे बड़ी बात कबीर, वही तो बेस्ट पार्ट है कि सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है। तो अब कोई ये नहीं बोल सकता कि स्टार्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक्सपेंसिव है या मुझे टेक नहीं आता। तो ऑनेस्टली अगर आपको आज भी वन डे बोल रहे हो तो सिर्फ हेजिटेशन है, क्योंकि टूल्स तो यार आज अवेलेबल हैं। इट्स टाइम टू टर्न दैट वन डे इनटू डे वन। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आज ही स्टार्ट करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और एक स्पेशल डिस्काउंट कोड दिया है, चेक इट आउट। और सीरियसली अब डिले करने का कोई भी रीजन नहीं है। चलो कबीर, अब तुम्हारे डे वन पे आते हैं। जब तुमने एक्चुअली स्टार्ट किया था वो मूवमेंट कैसा था? सर मेरे डे वन की अगर बात करें तो उस समय मैं चार्ट्स देखता था, ऑप्शन चेन देखता था, स्टॉक्स की लिस्ट देखता था, कॉल देखता था, पुट देखता था, बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, समझ ही नहीं आता ये बाइंग में इतने पैसे चाहिए, ये सेलिंग में इतने पैसे चाहिए, ऑप्शन इस तरीके से चलता है, निफ्टी ऊपर जा रहा है लेकिन ऑप्शन ऊपर नहीं जा रहा। तो उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आता था। ऑनलाइन देखता था तो भी लोग पागल बना रहे होते थे, सिर्फ ये कहते थे कि हम बता रहे हैं बाय कर लो या सेल कर लो। वो भी कुछ समय किया, उससे समझ में आया कि ये तो पूरा ही एक स्कैम है। तब मुझे समझ में आया कि मार्केट को सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो कबीर अभी आप क्या करते हो बेसिकली? व्हाट इज योर टूल, मतलब व्हाट इज योर एज? आप किस में, पहले तो ये बताओ कि ट्रेड किस में करते हो, व्हाट इज द टूल यू आर यूजिंग, व्हाट इज द एज यू आर हैविंग, और कैसे हमारी ऑडियंस जो देख रही है। अब दोस्तों वो जो हॉट सिंगर की बात की थी वो क्यों की गई थी? क्योंकि आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, सब चीज़ आप एक ही स्क्रीन पे बना सकते हैं। अपनी वेबसाइट बनाइए, उसमें ये सब इंटीग्रेट कर दीजिए और चलाइए। तो अब अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आइए कबीर से समझते हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सर शुरू से बात करूं तो उस समय तो मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा था, सीख रहा था। लेकिन इतना स्ट्रेस होने लगा ये 2022 2023 की रैली में कि मैंने उस समय ऑप्शंस छोड़ दिया। कुछ समय मार्केट से ब्रेक लिया और उसके बाद मैं आया स्विंग ट्रेडिंग की तरफ, मतलब स्टॉक्स की कुछ मिड टर्म बाइंग की तरफ। कुछ समय के लिए होल्ड करो, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, और प्रॉफिट लो और निकल जाओ। अब मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं और इसमें मुझे बहुत मजा आता है और इसमें बहुत अच्छा पैसा बनता है। सबसे बड़ी बात कबीर के, स्विंग ट्रेडिंग जो लोग भी करते हैं वो हमेशा डर के साए में जी रहे होते हैं कि आज हमने मान लो कोई शेयर बाय कर लिया या फ्यूचर बाय कर लिया या निफ्टी बाय कर ली या बैंक निफ्टी बाय कर ली, और कल ही मार्केट एकदम धड़ाम से गिर गया। मान लो यूएस पे अटैक हो गया, यूएस ने अटैक कर दिया, कोई ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिया, इधर से चाइना ने कुछ बोल दिया, उधर पाकिस्तान ने कुछ बोल दिया, इधर इसराइल ने, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तो हम देख ही रहे हैं पिछले 4-5 मतलब 2-4-6 महीने से क्या चल रही हैं। वैसे तो पिछले 5 साल से देखो तो शांति है ही नहीं। कभी रशिया यूक्रेन हो रहा है, कभी इजराइल हो रहा है, कभी फिलीपींस हो रहा है, कभी वेनेजुला हो रहा है, कभी ग्रीनलैंड हो रहा है, कुछ ना कुछ दुनिया में चल ही रहा है। तो सर इसका ये जवाब है कि जब मार्केट में हम पुराने हो जाते हैं तो हमें पता चलती है कि सिर्फ स्टॉक्स ढूंढने से कुछ नहीं होता, एक सेक्टर साइकिलिंग नाम की चीज होती है। अगर मैं गलत सेक्टर का स्टॉक उठाऊंगा और उसको बाय कर लूंगा या होल्ड कर लूंगा तो ऑब्वियसली मुझे नुकसान होगा। लेकिन जो सेक्टर चल रहा है या जो सेक्टर अब साइकिल में आने वाला है उसका स्टॉक अगर मैं ढूंढ के उसमें ट्रेड करूंगा तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो हम ये कैसे ढूंढेंगे कबीर के अभी कौन सा साइकिल चल रहा है और आने वाला अगला साइकिल कौन सा है? सर पहले सेक्टर साइकिलिंग को देखना, समझना, ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज के टाइम पे चैट जीपीटी, एआई के ज़माने में ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालो, चैट जीपीटी, क्लाउड से किसी से भी पूछ लो, वो आपको पूरी चीज बता देगा। अब जैसे ये वॉर सिचुएशन है, सबको पता है कि पानी की शॉर्टेज होने वाली है, ये डेटा सेंटर्स इतना पानी कंज्यूम कर रहे हैं। हेल्थ केयर, सबको पता है कि हेल्थ केयर तो कभी नीचे नहीं जाता। बाकी सर ये वेबसाइट्स हैं, मनी कंट्रोल है, investing.com है, इन पे रिसर्च करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, खुद ब खुद समझ में आ जाता है, खुद ब खुद सामने आ जाते हैं वो सेक्टर्स जो कि साइकिल में आने वाले हैं। अच्छा सर एक बात और, अगर कोई बंदा ये सब नहीं कर सकता, सेक्टर्स ढूंढ नहीं सकता,
आप कोई भी स्क्रीनर ले लीजिए, स्विंग ट्रेडिंग के कुछ हजार स्क्रीनर तो आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी स्क्रीनर खोलिए, उस पर 10 15 20 स्टॉक आ जाएंगे, उनमें से 4 स्टॉक सिमिलर सेक्टर के निकलेंगे। हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी सेक्टर अगर ऊपर आने वाला है तो उस सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो पहले से ही चलना शुरू कर देती हैं, वो स्क्रीनर में दिख जाता है। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी किस सेक्टर की है और वो एक्चुअली काम क्या करती हैं। तो कबीर, इसका मतलब ये है कि आज अगर तुम रिलायंस में काम कर रहे हो तो कल एसबीआई में करने लगोगे, परसों सिप्ला में करने लगोगे, फिर जो है बीएचईएल में करने लगोगे, फिर कोई डिफेंस में पहुंच जाओगे, फिर ईडी में पहुंच जाओगे। तो मतलब यू कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। जी सर। एम आई अंडरस्टैंडिंग इट राइट? एग्जैक्टली। लेकिन सर इसमें थोड़ा ना माइंडसेट का गेम है। मी बीइंग अ ट्रेडर, मुझे ट्रेडर होने के लिए कंपनी का सिर्फ नाम पढ़ना है, उसके बारे में जानना है। लेकिन बीइंग अ इन्वेस्टर वो अलग चीज हो जाती है। मैं आज सिप्ला में इन्वेस्ट करूं या एसबीआई में इन्वेस्ट करूं या रिलायंस में इन्वेस्ट करूं और उससे थोड़े से पैसे बना के निकल जाऊं, ये तो मेरा ट्रेडर माइंडसेट है। लेकिन उस कंपनी को मैं 2 4 5 साल के लिए होल्ड करूंगा, उससे बड़ा प्रॉफिट निकालूंगा, या मुझे उस कंपनी पे ट्रस्ट है, उसके फंडामेंटल्स पे ट्रस्ट है, ये पूरा पार्ट इन्वेस्टिंग का हो गया। तो मैं इतना इन्वेस्टिंग में नहीं हूं, मैं ट्रेडिंग में हूं। मुझे पता है 100 रुपए पे चीज खरीदो, 110 रुपए पे बेच दो, और अगर वो 97 पे आ गई है तो उससे स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ, चाहे वो कितनी अच्छी हो, चाहे वो आने वाले टाइम में 1000 रुपए की क्यों ना होने वाली हो। तो कबीर, आपने बोला कि आप फंडामेंटली स्टॉक्स को निकालते हैं, आप रिसर्च करते हैं कि कौन सा सेक्टर मूव करे, उस सेक्टर के फिर टॉप स्टॉक्स पिक करके आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अभी आपने बताया कि आपका एक ट्रेडर माइंडसेट है, तो ट्रेडर माइंडसेट के लिए आप फिर उसमें टेक्निकल एनालिसिस को जरूर जोड़ते होंगे। जी मैम। सो टेक्निकल एनालिसिस में आप इंडिकेटर्स फॉलो करते हो, पैटर्न फॉलो करते हो, किस चीज़ को फॉलो करते हो, या कोई पर्टिकुलर ईएम है जिसको आप देख के करते हो? मैम देखिए, जितने इंडिकेटर्स हैं ये सब बाद में चलते हैं, सबसे पहले प्राइस एक्शन चलता है, और मेरे लिए सबसे सुप्रीम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है। उसी से ही मार्केट चलती है। आप पीछे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के देख लीजिए, मार्केट हमेशा वहीं से पलटेगी। आप प्राइस एक्शन लगा के देख लीजिए, बड़े लेवल पे प्राइस एक्शन, छोटे लेवल पे प्राइस एक्शन, हर टाइम फ्रेम पे आप प्राइस एक्शन लगा के देख लो। जो प्राइस एक्शन करता है न्यूज़ भी वैसी बनती चली जाती है, सब कुछ वैसे ही होता है। तो अगर आपको चार्ट्स पढ़ना आता है तो आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो कबीर, मेरे को एक चीज समझाओ, क्या चार्ट बाजार को चलाते हैं या बाजार चार्ट बनाते हैं? सर बाजार चार्ट को चलाता है, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए होता है, वो कुछ ही न्यूज से रिलेटेड होता है। अच्छा खासा प्राइस एक्शन बन रहा है, मेरे लिए बाइंग का एक ट्रेड बन रहा है फॉर एग्जांपल अगर मैं मानूं तो, लेकिन कोई एक नेगेटिव न्यूज आ गई और मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल गया, तो वो न्यूज रिलेटेड चीज हो गई। अब मार्केट वापस से अपने प्राइस एक्शन को वापस जाके देखेगा, वो वापस उस गैप को फिल करेगा। आपने देखा होगा मैम, जब भी मार्केट में एक बड़ा गैप हो जाता है, मार्केट चाहे कितनी ऊपर जाए या कितनी नीचे, वो उस गैप को फिल करने जरूर आता है। बिल्कुल आता है। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ, अगर हम इसी तरह से मान के चलें कि प्राइस या चार्ट, तो चार्ट मान लो हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाता जा रहा है, तो फिर क्यों एकदम से लाल कैंडल बन जाती है? अगर चार्ट से ही बाजार चलता हो और सबको दिख रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा, तो फिर कबीर ऐसा क्यों होता है एकदम से 5 हरी कैंडल बनती हैं और एक ही लाल कैंडल पर्याप्त होती है उस सब 5 दिन 6 दिन की तेजी को मद्दी में बदलने में? सर अब प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। किसी ने 100 रुपए में चीज खरीदी है, वो 150 160 चली गई, वो उसको वहां तो बेचेगा ही। लेकिन यहाँ रिटेलर्स जरूर बेवकूफ बन जाते हैं, वो डबल ट्रिपल 4 गुना होने का वेट करते हैं अपने पैसे को। ऐसे ही हुआ अभी जनवरी में चांदी के साथ। लोग अच्छा खासा होल्ड कर रहे थे, पैसा बना रहे थे, 7-8 दिन तक रोज 5% गैप अप खुल रही थी चांदी, लेकिन एक दिन एक लाल कैंडल बनी 25% नीचे और सारा प्रॉफिट ले गई चांदी। उसके बाद भी लोग निकल नहीं पाए, उसको होल्ड करते रहे और आज तक फंसे हुए बैठे हैं। मेरे पास इतने डीएम्स आते हैं, लोग मैसेज करते हैं कि हम चांदी में फंसे हुए हैं, क्या करें, क्या और खरीद लें या यहां से बेच के निकल जाएं। कबीर, मैं भी ऐसे 2 लोगों को जानता हूं जिन्होंने मेरे घर बैठ के 4 लाख रुपए में चांदी खरीदी नगद, और ये कह के खरीदी थी कि कहीं से फिजिकल अवेलेबल ही नहीं है, ले लो बस जहां से मिल रही है। उस समय सर सब यही कह रहे थे कहीं फिजिकल अवेलेबल नहीं है, सैमसंग बैटरी बना रहा है, मार्केट में चांदी देखने को नहीं है। और जहां तक मुझे वो याद आ रहे हैं, 2 लोग आप और मैं ही थे जिन्होंने 4-4 लाख रुपए में चांदी खरीदी थी दोस्तों। दोस्तों हम लोगों ने अमेज़न से फिजिकल चांदी मंगाई थी 1-1 किलो,
और उस दिन उस वक्त ऐसा वाकई में मंजर बना हुआ था। लेकिन हम लोगों ने गलती क्या नहीं करी और क्या समझदारी करी वो मैं बताता हूँ। हम लोगों ने फिजिकल चांदी खरीदी थी 1-1 किलो की बार, 4 लाख रुपए दिए और बार खरीदी। हमने सट्टा नहीं खेला, हमने फ्यूचर नहीं करा, हमने ये नहीं करा कि 4 लाख रुपए डाल के 50 लाख की पोजीशन ले लो। अब वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारे पड़ी है लॉकर में, तो बस अब वो पड़ी है, जब भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों हम लोग इसलिए इसमें इतने तकलीफ में नहीं है क्योंकि हमने पूरा पैसा दिया और हमने पोजीशन ली। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे जो जानने वाले थे उन्होंने उस वक्त हमें मूर्ख बताया कि अरे पागल हो तुम, 4 लाख रुपए में चांदी खरीद रहे हो। और दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वक्त 4 लाख रुपए दे के 5-5 किलो चांदी खरीदी और आज वो सुपड़ा साफ हो चुका है उनका। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट यहाँ काम आता है। हम भी ले सकते थे लेकिन हमें लगा नहीं, बहुत रिस्की है क्योंकि 1.5 लाख से चल के 4 लाख आ गई है। यही बात हुई थी। अब कबीर हमारी यही बात हुई थी सर। तो कबीर ये तो रही बात कि आप सबसे पहले जो है न्यूज़ पढ़ते हो, चाहे वो मनी कंट्रोल से पढ़ रहे हो या स्क्रीनर से देख रहे हो या जो भी देख रहे हो, फिर शॉर्टलिस्ट करते हो, फिर उनका फंडामेंटल देखते हो, फिर टेक्निकल देखते हो और ट्रेड ले लेते हो। एसएल कितना रहता है कबीर, मतलब किसी चीज़ को किसी ने 100 रुपये पे लिया या 1000 पे लिया या 1500 पे लिया, या स्टॉक कभी 1500 का है, कोई 2400 का है, कोई 5000 का है, कोई 3000 का है, कोई 500 का है, तो इसमें परसेंटेज वाइज आपका एसएल होता है या फिक्स है कि भाई 20 रुपए का एसएल लेना है सब में? सर मेरा एसएल फिक्स है 3%। 3%? हाँ, जितने मैं 1 लाख रुपए का भी ट्रेड ले लूं या 2 लाख रुपए का ट्रेड ले लूं, चाहे वो स्टॉक 100 रुपए का हो या 2500 रुपए का, मैं 3% का ही एसएल लूंगा। और टारगेट क्या करते उसके अगेंस्ट मेरा टारगेट 8 से 10% के बीच में रहता है। मतलब मोटा मोटी 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लेता हूं मैं। अब कबीर बहुत सारे दफ़ा ऐसा होता है, मेरे पास भी लोग आते हैं बहुत, और जब मेरे से सीखने आते हैं तो ये कहते हैं सर हमने 100 रुपये पे कोई चीज़ ले ली, 97 का हमने एसएल भी लगा दिया, 109 रुपये का टारगेट भी लगा दिया, वो तो सर 107 तक गया और जब आके हमारा एसएल काट दिया। तो अब ऐसे में क्या करें, मतलब व्हाट इज़ द रिएक्शन टू दिस? क्योंकि हमने तो 3% सोचा है ना, क्योंकि अगर हम 3 की जगह मान लो ऊपर जा रहा है, हम 1.5% पे ही ले लें, 2 पे ले लें, 3 पे ले लें, 4 पे ले लें, 5 पे ले लें, 6 पे ले लें। सर इसमें अपना प्रॉफिट तो सिक्योर करना सबसे बड़ी वो है ना, अक्लमंदी। अगर कोई चीज़ 100 रुपये से 107 पे चली गई, मेरा टारगेट 109 है, लेकिन मैं अपनी कॉस्ट तो सबसे पहले उसको जो 100 रुपये पे लिया है 97 से एसएल लगा के मैं 102 103 पे लगाऊंगा। कुछ भी नहीं हुआ, 108.9 से भी पलटी तो एटलीस्ट मेरे तो घर से कुछ नहीं ले गई, मेरी ब्रोकरेज मेरा खर्चा तो तब भी दे गई। इससे हम ये समझते हैं लोग 107 पे बुक कर लेंगे, लोग 106 पे बुक कर लेंगे, इससे होती है आदत खराब। आप कॉस्ट पे ले आइए अपने एसएल को, लेकिन आपका टारगेट हमेशा पहले से प्री डिसाइडेड होना चाहिए। मैं इस चीज को मानता हूं कि लोगों को फिक्स रखना चाहिए, अपना छोटा टारगेट रखो, छोटा एसएल रखो और उसी एक सेटअप को प्रैक्टिस करते चलो। आप 3 साल करोगे, 4 साल करोगे, आप धीरे धीरे आज 100 रुपए से कर रहे हो, कल 10,000 से करोगे, परसों 1 लाख से करोगे, क्या पता आप 10 लाख से करो, आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आप एक सेटअप के मास्टर बन जाते हो, मतलब मेरे कहने का ये तरीका है कि आप जब आपको पता है कि क्या ही हो सकता है, या तो आपके 3 रुपए जाएंगे या 10 रुपए आएंगे, मैं रेडी हूं उसके लिए, मैं 3 रुपए देने को तैयार हूं और 10 रुपए लेने को तैयार हूं, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। वरना सर आप ट्रेडिंग में आके पूरी ऑडियंस अपना माइंडसेट खराब कर लेगी, क्योंकि वो 107 तक आएगा, फिर वो सोचेगा वहां बुक कर लूं, अगली बार वो 103 से ही जब पलटेगा तो वो सोचेगा यार 103 3 रुपए मिल रहे हैं, ये भी ले लेता हूं। तो इसे ट्रेडिंग नहीं कहते, इसे सर चोरी करके भागना कहते हैं। 100 रुपए से 104 पे गया, वहां से लेके निकल जाता हूं, 105 पे गया, वहां से लेके निकल जाता हूं। तो ट्रेडिंग वो है कि इतना रिस्क है, इतना रिवॉर्ड है, या तो इतना दूंगा या इतना लेके जाऊंगा। अब अगर कोई आदमी चांदी में काम कर रहा है और वो 4 लाख पे घुसाओ, तो वो ये सोचेगा कि मेरा 50,000 का रिस्क है और मैं 1.5 लाख खाऊंगा। ये जो आप चांदी की बात कर रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि आप और मैं इसके पीड़ित हैं। लेकिन इसमें भी सर एक डिफरेंस है। हम चांदी जब ट्रेड करते हैं, बीइंग अ ट्रेडर, हमारा माइंडसेट अलग होता है कि इतना स्टॉप लॉस रखेंगे, इतना टारगेट रखेंगे, निकल जाएंगे। अब उस दिन हमने जो फिजिकल फॉर्म में चांदी खरीदी वो एज अ ज्वेलरी या एज अ इन्वेस्टमेंट रखने के लिए खरीदी है, वो हमने आगे के लिए खरीदी है, वो हमें अगले साल या 6 महीने में नहीं बेचनी है। हो सकता है वो आपके बच्चे या मेरे बच्चों के काम आए, तब तक चांदी 10 12 20 लाख रुपए हो जाए, तो तब वो अच्छी है
क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से है। लेकिन यही मैं बोल रहा हूं कि ट्रेडर और इन्वेस्टर माइंडसेट यहीं पे डिफरेंस प्ले करता है, और एक आदमी दोनों नहीं हो सकता। तो उसमें क्या आपका स्टेक होना चाहिए? जैसे सिल्वर का हुआ, तो आगे फर्दर अगर सिल्वर बढ़ती है तो आप उसमें एसएल लगा के चलोगे या नहीं लगा के चलोगे? मैम एसएल लगा के चलेंगे, लेकिन फिजिकल फॉर्म में जो ले लिया है वो अपने लिए है, वो अलग चीज है। ये ट्रेडिंग करना ये मेरा बिजनेस है, मुझे पता है कि नीचे आएगी तो मुझे काटनी है, वो वापस ऊपर जब जानी शुरू होगी मैं तब फिर खरीदूंगा। जब मुझे अपना सेटअप दिखेगा तो मैं ऑल इन होके घुसूंगा। लेकिन जब मुझे पता है कि अभी मार्केट अनस्टेबल है, अभी लॉस आ सकता है, आप लॉस टाइट लेके चलिए मैम। आपका हमेशा लॉस फिक्स होना चाहिए, ये सारी ऑडियंस के लिए है। लॉस हमेशा आपका फिक्स होना चाहिए। आप सिर्फ 3 रुपए दो मार्केट को और उससे 9 रुपए लेके जाओ। जब आप ये चीज फिक्स रखोगे, इसी चीज को प्रैक्टिस करते रहोगे, आप जरूर प्रॉफिटेबल बनोगे। कबीर, ये बात समझ आ गई कि सिल्वर ली, उसमें एसएल लगाया, टारगेट लगाया, लेकिन बेसिस क्या था? अगर आज मुझे गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना है तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूं, और मैं एक ईएमए स्ट्रैटेजी भी देखता हूं, वो है 5 ईएमए। आप 5 ईएमए लगाइए, और 5 ईएमए लगाने के बाद जब भी 5 ईएमए एक कैंडल को टच नहीं करेगी और वो कैंडल डोजी या हैमर बनेगी, वहां से मार्केट में एक बहुत अच्छा रिवर्सल आएगा। तो आप उसके नीचे का एसएल लीजिए और उससे 1:3 का टारगेट लीजिए। आप सब लोग इसको बैक टेस्ट कर लीजिए, और इसका रिजल्ट ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। मतलब 5 ईएमए को तो हर कैंडल टच करती ही करती है ऑलमोस्ट, तो जो कैंडल नहीं टच करेगी प्लस वो हैमर बनेगी, तो वहां से रिवर्सल ट्रेड लेना वहां है। से रिवर्सल ट्रेड लेना है। और अगर बाय ट्रेड लेना है मान लीजिए, तो किससे लेना है? तो सेम चीज है, मार्केट ऊपर जाएगी, एक शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी, लेकिन उस कैंडल को 5 ईएमए टच नहीं करेगी, वहीं से आपको एक नीचे का बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। और वाइस वर्सा, हाँ, प्लस का ट्रेड जो होगा वो मिलेगा जब कैंडल नीचे की तरफ है और वो एक प्राइस एक्शन शो कर रही है, तो वहां से हमें बाय का ट्रेड मिलेगा। इसमें कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं रफली? इसमें मैम 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। तो कबीर सर, आपके पास फोन कौन सा है? सर आईफोन है, फोल्ड है। फोल्ड है। तो अब आप एक काम करना, अभी घर जाना, एक इसका जो भी जहां पे भी सेटअप बन रहा हो आप उसका स्क्रीनशॉट लेना। फोल्ड है तो पेन भी होगा साथ में, बिल्कुल। उस पेन से ऐसे मार्क करना, ठीक और है। हम यहाँ ऊपर लगा देंगे ताकि हमारी ऑडियंस को एक सुविधा मिल जाए जी। टू आइडेंटिफाई। और आप ऐसा एक नहीं करेंगे, कम से कम 3 इंसिडेंट मैं सर आपको 10 ऐसे सेटअप्स बना के दिखा दूंगा जहां से मार्केट ने इतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो दिया है, और 99% इस सेटअप में सबका पैसा बनता है। तो ठीक है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी लर्निंग मिल रही है। अगर आप लोगों के फिर भी कुछ सवाल हैं तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हम कबीर से रिक्वेस्ट करेंगे, आंसर देंगे। आप लोग चाहें तो दोस्तों कबीर को भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत लेजिटिमेट बोलते हैं, गलत बात नहीं करते हैं, सिर्फ कभी कभी रॉयल्स रॉय के बारे में बोलते हैं। हो सकता है सपना हो इनका, और मैं इन्हें अपनी ब्लेसिंग्स दूंगा कि ज़रूर इनकी रॉयल्स रॉय आए। और मेरा कहना ये है दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे कोई गेस्ट आता है, मेरा प्रयास ये रहता है कि आप लोग कुछ सीखें। अब देखिए, एक 19-21 साल का बच्चा जिसने ट्रेडिंग शुरू करी और आज करोड़ों रुपए से ट्रेड कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजी है? बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, मनी कंट्रोल, इन्वेस्टिंग। वहाँ जाके देखिए कहाँ पे क्या इंटरेस्ट बन रहा है, लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका चार्ट खोलिए, उसको स्क्रीनर पे डालिए, टेक्निकल फंडामेंटल कंबाइन करिए, एक छोटी सी कोई ईएमए लगा लीजिए, 1:3 का एसएल लगा लीजिए। जैसे ही आपकी डायरेक्शन में चले, एसएल को उठा के नो कॉस्ट लॉस पे ले आइए, यानी नो कॉस्ट उस पे कर दीजिए, मतलब रेट टू रेट ले आइए, और फिर अपना राइड करिए ट्रेंड को। दोस्तों बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा प्रयास और थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास चाहिए कि हाँ आप भी कर सकते हो। चांदी करते हैं, चांदी में दोस्तों ये सेटअप भी देने वाले हैं, इनका सेटअप मैं लगा रहा हूँ, आपने अब तक देख भी लिया होगा। आशा करते हैं आपको ये पॉडकास्ट, इनकी स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। बहुत क्रिस्प और प्रिसाइज इन्होंने बताया है, और जैसे पहले हमने शुरू में बात की थी, आप अपना एक वेबसाइट बना लीजिए, छोटी सी 1 या 2 पेज की, उसमें अपना पोर्टफोलियो डाल लीजिए, हॉट सिंगर से इंटीग्रेट कर लीजिए, और बहुत आसान है जो कि कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहना ये है, कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, थोड़ा सा सिस्टमेटिक होके करिए, डिसिप्लिन होके करिए। जब कबीर प्रॉफिट में आ सकता है, कबीर यहाँ से पैसा बना सकता है, तो आप भी बना सकते हैं।